प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको नवमांश कुंडली को कैसे देखना चाहिए और नवमांश कुंडली से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताने वाला हूँ। कुछ ऐसे सूत्र जिन्हें आप याद करके नवमांश कुंडली से आसानी से फलित कर पाएंगे। मैं आपको नवमांश कुंडली की उपयोगिता तो बताऊंगा ही, साथ में ये भी बताऊंगा कि नवमांश कुंडली का उपयोग दशा के लिए कैसे किया जाता है, किस दशा में कैसा प्रभाव मिलेगा, इसे आप कैसे देख सकते हैं। ये सभी सूत्र आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इसीलिए आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहे। नवमांश को देखने की श्रृंखला में ये पहली वीडियो है। इसके और भी भाग मैं आपको देने वाला हूँ, जिसमें वैवाहिक जीवन की स्थिति, होने वाले जीवन साथी की स्थिति किस प्रकार से देखनी है वो मैं बताने वाला हूँ। ये पूरी श्रृंखला रहेंगी और इन सभी वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो आगे भी मिलती रहे। अब आइए बिना विलंब किए मैं आपको नवमांश कुंडली से जुड़ी जानकारी देता हूँ। आज मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगा कि नवमांश कुंडली को बनाते कैसे है, क्योंकि वो आसान तो है ही, लेकिन आप किसी भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से आसानी से नवमांश कुंडली बना सकते हैं और आपकी कोई मेहनत अलग से लगने वाली नहीं है। आपके सामने में एक लग्न कुंडली है और एक तरफ नवमांश कुंडली है। दोनों ही कुंडली के द्वारा मैं जो जो सूत्र है आपको एक एक करके बताते जाता हूं। सबसे पहले नवमांश कुंडली को देखा जाए तो ये हमारी लग्न कुंडली के जब 9 भाग किए जाते हैं तो जो कुंडली बनती है उसे नवमांश कुंडली कहते हैं। नवमांश कुंडली से हम ग्रहों के भाग्य को देख सकते हैं। आप जानते हैं, इससे जुड़ी वीडियो मैंने आपको पूर्व में भी दी है। नवमांश कुंडली का उपयोग करके आप ग्रहों में क्या बल है, कितनी स्ट्रेंथ है, उसे आप जान सकते हैं। आपने कुछ नवमांश कुंडली से जुड़े सूत्र तो सुने ही होंगे। आइए मैं आपको एक एक करके अलग अलग सूत्रों से अवगत कराता हूं। सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि जन्म कुंडली में जब भी ग्रह सूर्य के पास आ जाते हैं तो वह अस्त हो जाते हैं। अब कई बार मन में यह संशय रहता है कि अस्त ग्रह का हमको प्रभाव अच्छा मिलेगा या खराब मिलेगा। क्या जो ग्रह अस्त हुआ है वो पूरी तरह कमजोर हो गया है और वो निर्बली हो गया है, ये सब मन में आता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि आपको कैसे देखना है कि ग्रह का बल निर्बली वाला है या मजबूत है, तो उसके लिए आपको नवमांश कुंडली का उपयोग करना चाहिए। आप जो आपके सामने एक उदाहरण कुंडली देख पा रहे हैं, इसमें देखिए लग्न कुंडली में पंचम भाव में सूर्य और गुरु दोनों साथ में बैठे हैं और गुरु यहाँ पर अस्त हो गए हैं। अब ये गुरु अस्त हुए हैं तो ये पूरी तरह कमजोर हो गए हैं या कुछ प्रभाव अच्छा दे पाएंगे, इसे देखने के लिए आपको नवमांश कुंडली देखना है। जो भी ग्रह सूर्य से अस्त हुआ है, यदि नवमांश कुंडली में वो सूर्य के साथ में होगा या फिर सूर्य से आगे या पीछे वाले भाव में होगा, तो वह ग्रह अच्छा प्रभाव नहीं दे पाएगा। उस ग्रह को उपाय करके मजबूत करना होगा। लेकिन इस कुंडली में देखें तो जो गुरु अस्त हुए हैं वो नवमांश कुंडली में सूर्य से 10 घर आगे और ऐसे देखें तो चौथे 10वें के संबंध में है, यानी सूर्य से गुरु दूर है, पास में नहीं बैठे हैं। यह स्थिति बता रही है कि यहाँ पर जो गुरु की स्थिति है वो अच्छी है और ये गुरु जीवन में अच्छा प्रभाव दे पाएंगे। अस्त होने से इनके प्रभाव में कोई कमी नहीं आएगी। इस प्रकार आप अस्त ग्रह के विषय में समझ चुके हैं। अब आइए दूसरे सूत्र की बात करते हैं। आप सभी जानते हैं कि शुक्र, गुरु, बुध और चंद्रमा ये चारों ग्रह शुभ ग्रह है, सौम्य ग्रह इन्हें कहा जाता है। तो जब भी कोई भी ग्रह, वो शुभ ग्रह हो, अशुभ ग्रह हो, पापक ग्रह हो या क्रूर ग्रह हो, कोई भी ग्रह जन्म कुंडली का अगर नवमांश कुंडली में सौम्य ग्रहों की राशि में बैठता है तो ऐसी स्थिति में उस ग्रह की शुभता में वृद्धि हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपकी कुंडली में सूर्य नवमांश कुंडली में शुक्र की राशि में बैठा है, तो ऐसी स्थिति में सूर्य की जो मजबूती है या जो शुभता है वह बढ़ जाएंगी। सूर्य अगर खराब भाव का स्वामी होगा तो अपना पूर्ण खराब प्रभाव नहीं दे पाएगा
और अगर अच्छे भाव का स्वामी होगा तो अपना पूर्ण शुभ परिणाम देने का काम करेगा। जैसे इस उदाहरण कुंडली में आप देख सकते हैं, शुक्र जो चतुर्थ भाव में अच्छी अवस्था में बैठा है और वह स्वयं की राशि में भी बैठा है। नवमांश कुंडली में भी वही शुक्र गुरु की राशि में बैठा है और गुरु एक सौम्य ग्रह है। तो जब भी ग्रह सौम्य ग्रह की राशि में जाएगा तो उसके फलों में वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर शुक्र के फलों में भी वृद्धि हो जाएगी, शुक्र अच्छा प्रभाव देगा। इसका विपरीत नियम भी आप समझ सकते हैं कि अगर कोई ग्रह क्रूर ग्रह की राशि में जाएगा, यानी सूर्य की, मंगल की या फिर शनि की राशि में जाएगा, तो वो ग्रह थोड़ा कमजोर हो जाएगा और अपना पूर्ण शुभ प्रभाव नहीं दे पाएगा। इससे भी आप ग्रहों की शुभता को और अशुभता को आसानी से देख सकते हैं। अब ये तो आपने कुछ सामान्य सूत्र समझे। एक और बात आप देखते हैं कि नवमांश कुंडली से ग्रह वर्गोत्तमी है या नहीं ये भी देखा जाता है। आपको एक बात प्रारंभ में बता दूं कि वर्गोत्तमी ग्रह कोई भी क्यों ना हो, वह आपकी कुंडली को स्ट्रेंथ प्रदान करता है। वो ग्रह स्वयं में मजबूत हो जाता है और अपना अच्छा प्रभाव देने का प्रयास करता है, फिर भले ही ग्रह अपनी नीच राशि में ही वर्गोत्तमी क्यों ना हो। अब वर्गोत्तमी किस प्रकार से होता है आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले होता है राशि वर्गोत्तमी। राशि वर्गोत्तमी यानी जो ग्रह लग्न कुंडली में जिस राशि में है, नवमांश कुंडली में भी उसी राशि में बैठ जाए तो यह राशि वर्गोत्तमी होता है। यहां पर आप चंद्रमा को देखिए, लग्न कुंडली में दशम भाव में चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठा है, भले ही नीच राशि में है लेकिन यह वर्गोत्तमी हो गया है। और नवमांश कुंडली में भी ये चंद्रमा नीच राशि में ही बैठा हुआ है। इसके कारण क्या होगा, इस चंद्रमा के जो शुभ फल है उनमें वृद्धि हो जाएंगी। भले ही नीच राशि में वर्गोत्तमी हुआ है लेकिन फिर भी आप ये बोल पाएंगे कि ये चंद्रमा सभी प्रकार के अच्छे परिणाम देगा और जो भी इसके पक्ष में है वो स्थिति मजबूत हो जाएगी। इसीलिए एक होता है राशि वर्गोत्तमी, जिस राशि में लग्न कुंडली में है उसी राशि में नवमांश कुंडली में ग्रह हो तो यह बहुत शुभ हो जाता है। इसके बाद दूसरा सूत्र होता है, जो दूसरा वर्गोत्तमी का प्रकार होता है वह होता है भाव वर्गोत्तमी। भाव वर्गोत्तमी यानी जो ग्रह लग्न कुंडली में जिस भाव में बैठा है, नवमांश कुंडली में भी उसी भाव में चला जाए तो ये भाव वर्गोत्तमी होता है। जैसे यहाँ पर देखिए कि राहु लग्न में है, केतु सप्तम में है और नवमांश कुंडली में भी राहु लग्न में है, केतु सप्तम में है। तो यहाँ पर राहु और केतु भाव वर्गोत्तमी हो गए और इसका प्रभाव भी यहाँ विशेष शुभ देखने को मिलेगा। बल्कि ये ग्रह अपने बल में स्ट्रेंथ प्राप्त करेंगे और अच्छा परिणाम देने का काम करेंगे। अब ये तो दो प्रकार हो गए। तीसरा प्रकार होता है तत्व वर्गोत्तमी। आप ये सब तो जानते हैं कि कुंडली में कुल 4 तत्व होते हैं या जीवन में 4 तत्व होते हैं। पहला अग्नि तत्व, दूसरा पृथ्वी तत्व, तीसरा होता है वायु तत्व और चौथा होता है जल तत्व। इसे वैसे तो आप अपनी उंगलियों पर भी गिन सकते हैं, लेकिन आपके लिए मैंने सामने लिख दिया है कि कौन सी राशि अग्नि तत्व की है, कौन सी वायु तत्व की है, कौन सी जल तत्व की है और कौन सी पृथ्वी तत्व की है। इससे आप आसानी से जान सकते हैं। अब यहां पर देखिए इस कुंडली में, इस उदाहरण कुंडली में अगर आप देखेंगे तो जो केतु यहां पर 5 नंबर की गिनती पर लिखे हैं, 5 नंबर यानी अग्नि तत्वीय राशि। तो अग्नि तत्वीय राशि में केतु लग्न कुंडली में है और नवमांश में अगर आप उसे देखते हैं तो वह धनु राशि में है, जो भी अग्नि तत्वीय राशि है। यानी केतु का प्रभाव अग्नि तत्वीय राशि में है। इसका प्रभाव भी ग्रह को बल प्रदान करता है और जो ऊर्जा ग्रह में होती है वो कई गुना अधिक बढ़ जाती है। आपकी कुंडली में भी अगर कोई ग्रह इन तीनों में से किसी भी प्रकार से वर्गोत्तमी है तो उसका बल बहुत अधिक बढ़ जाएगा और आपको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति हो जाएगी। अब मैं आपको 2 विशेष सूत्र बता रहा हूं। पहला सूत्र ऐसा है जो किसी भी कुंडली में लगे तो आप समझ जाइए कुंडली आम कुंडली नहीं है, वो खास कुंडली है और उसमें बल बहुत ज्यादा है। और दूसरा सूत्र दशा का है कि दशा का प्रयोग नवमांश कुंडली से कैसे करना है। सबसे पहले हम पहले सूत्र की बात करते हैं जो कुंडली को बहुत स्ट्रेंथ प्रदान करती है, और वो सूत्र है कि अगर आपका लग्न और लग्नेश दोनों वर्गोत्तमी हो, यानी जो आपका लग्न
लग्न कुंडली में हो वही अगर नवमांश कुंडली में बन जाए तो इसे लग्न वर्गोत्तमी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर तो नहीं, लेकिन इस उदाहरण कुंडली में मान लीजिए कि कुंभ लग्न यहां पर बना हुआ है। अब यही कुंभ लग्न अगर नवमांश कुंडली में बन जाता तो इसे लग्न वर्गोत्तमी बोलते हैं। इसी प्रकार इसी सूत्र में एक और चीज जुड़ेगी कि लग्नेश जिस भाव में लग्न कुंडली में बैठे हैं, जिस राशि में बैठे हैं, उसी राशि उसी भाव में नवमांश कुंडली में भी बैठ जाए तो इसे कहा जाता है लग्नेश वर्गोत्तमी। तो जब भी लग्न और लग्नेश दोनों वर्गोत्तमी हो जाएंगे, यानी लग्न जिस भाव में जिस स्थिति में है, जिस राशि का है, वही नवमांश में बन जाए और लग्नेश जहां बैठा है वहीं पर बैठ जाए, तो ये स्थिति कुंडली को बहुत बल प्रदान करती है। कुंडली में भाग्येश ग्रह आदि कमजोर भी हो तो भी ऐसे व्यक्ति को बल और स्ट्रेंथ अच्छी प्राप्त हो जाती है और भाग्य का पूर्ण साथ मिलता है। अब यही बात है कि अगर लग्नेश किसी शुभ भाव में बैठे हो और फिर वर्गोत्तमी हो जाए तो ये तो और अच्छा होगा, जीवन में सभी सुखों को देने वाला होगा। लेकिन फिर भी लग्न और लग्नेश का वर्गोत्तमी होना सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करता है। अब आज के अंतिम सूत्र में मैं आपको दशा की जानकारी देता हूं। आपको कोई ना कोई दशा अंतर दशा चल रही होंगी। आपको जो भी दशा अंतर दशा चल रही है उस ग्रह को आप लग्न कुंडली में तो देखते ही है। जैसे मान लीजिए इसी कुंडली में गुरु की अंतरदशा चल रही है, तो गुरु की अंतरदशा अगर आप देखेंगे तो गुरु यहाँ पर पंचम भाव में बैठे हैं, द्वितीय भाव और लाभ भाव के स्वामी हैं और अच्छी अवस्था में बैठे हैं। तो इसीलिए आप बोलेंगे कि हाँ ये दशा अच्छी है, धन लाभ कराने वाली है, ज्ञान बुद्धि विवेक बढ़ाने वाली है, सभी सुखों को देने वाली है। कोई भी खराब प्रभाव इस दशा में आपको नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप नवमांश कुंडली में जाएंगे तो आपको देखना है जिस भी ग्रह की अंतरदशा चल रही है वो नवमांश में किस भाव में है, जिस राशि में है वो राशि जन्म कुंडली में किस भाव में आती है। जैसे गुरु के ही उदाहरण से समझिए, यहाँ पर गुरु की अंतरदशा चल रही है, गुरु नवमांश कुंडली में अष्टम भाव में है, यानी भले ही गुरु का संबंध अष्टम भाव से जन्म कुंडली में नहीं है लेकिन गुरु अष्टम भाव का प्रभाव अवश्य से प्रदान करेगा। और यहाँ पर आप एक और बात देखिए तो गुरु यहाँ पर नीच राशि में बैठा हुआ है और कुंडली में मकर राशि में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर लग्न कुंडली में D1 चार्ट में जो मकर राशि है जिस भाव में आएंगी उस भाव का प्रभाव भी मिलेगा। जैसे यहाँ पर लग्न कुंडली में देखे तो मकर राशि 12वें भाव में आती है, तो इसका अर्थ ये है कि गुरु की अंतरदशा होने से 12वें भाव के प्रभाव भी मिलेंगे। तो इस प्रकार आप नवमांश कुंडली से देखिए, जिस भी ग्रह की अंतरदशा चलेंगी वो जिस भाव में होगा नवमांश कुंडली में उस भाव का प्रभाव भी मिलेगा और जिस राशि में होगा वो राशि लग्न कुंडली में जिस भाव में होंगी उसका प्रभाव भी मिलेगा। जैसे इनकी बात करें तो जब गुरु की अंतरदशा चालू हुई तो सबने तो कहा था कि अच्छा प्रभाव मिलेगा, लेकिन वास्तविकता में ये हुआ कि इनका ऑपरेशन हुआ और इनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। तो ऑपरेशन आप जानते हैं अष्टम भाव से देखा जाता है और हॉस्पिटल 12वें भाव से देखा जाता है। तो ये गुरु के द्वारा अष्टम और 12वां भाव एक्टिव होने से इनको इस तरह का प्रभाव मिला। तो आपको भी देखना है कि जिस ग्रह की अंतरदशा है वो ग्रह नवमांश कुंडली में किस राशि में है, किस भाव में है, उसका प्रभाव भी आपको जीवन पर अवश्य मिलेगा। शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है, वो किस भाव का स्वामी है, किस स्थिति में है, उस पर निर्भर करेगा। बाकी आज जो मैंने आपको अलग अलग सूत्र बताए हैं इन्हें आप अवश्य से उपयोग में लाइए। साथ में आपको ये भी देखना है कि लग्न कुंडली में जो ग्रह मित्र की राशि में है, अगर नवमांश कुंडली में भी मित्र की राशि में बैठे तो वो ग्रह प्रसन्न होता है और अपना शुभ प्रभाव प्रदान करता है। ठीक इसके विपरीत अगर नवमांश कुंडली में कोई भी ग्रह नीच राशि में चला जाए, कमजोर अवस्था में हो जाए, तो या फिर ये बोल सकते हैं कि शत्रु की राशि में चला जाए नवमांश कुंडली में, तो वो ग्रह कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगा और अपना पूर्ण प्रभाव अच्छी तरह नहीं दे पाएगा। जैसे यहीं पर गुरु की बात भी आप कर सकते हैं, गुरु नवमांश में नीच राशि के हैं जिसके कारण उनका पूर्ण शुभ प्रभाव प्राप्त नहीं हो पाएगा और अपनी दशा अंतरदशा में कमजोरी और परेशानी ही वो ग्रह देने का काम करेगा। बाकी आपकी कुंडली में अगर जो ग्रह कारक है और नवमांश में नीच राशि में है तो आप उसको मजबूत करें, उसका रत्न आदि धारण करने का प्रयास करें जिससे उस ग्रह के बल में वृद्धि हो और आपको सभी प्रकार के शुभ परिणाम प्राप्त हो सके।
तो ये तो कुछ सामान्य जानकारी आज मैंने नवमांश कुंडली से दी है, विभिन्न सूत्रों को आपको बताने का प्रयास किया है। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको किस प्रकार का जीवन साथी आपको मिलेगा, उसका स्वभाव किस तरह का होगा, इससे जुड़ी बहुत ही सटीक जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही आप ये भी बताइएगा कि क्या आप नवमांश में विभिन्न जो लग्न बनते हैं उनसे जुड़ी वीडियो देखना चाहते हैं कि नवमांश में अगर मेष लग्न बने तो जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, वृषभ बने तो क्या प्रभाव पड़ता है। अगर इस प्रकार की वीडियो भी देखना चाहे तो आप वीडियो में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आगे मैं इससे जुड़ी श्रृंखला लाकर आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान करूंगा। बाकी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें और ऐसी ही रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।